क्या भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा? आखिर कौन थे बीएन राव और इस प्रकार का फेक नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? ऐसे फेक नैरेटिव से किसे शक्ति मिलती है और इससे किसको लाभ मिलता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहाने किसको टारगेट किया जा रहा है? इस वीडियो में हम संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान से लेकर के वर्तमान में चली आ रही राजनीति को गहराई से समझेंगे कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। इस वीडियो में बने रहिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज धीरे धीरे कुछ लोगों के द्वारा यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, बीएन राव ने लिखा। इस तर्क के हिसाब से बीएन राव ने संविधान लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ सजाया और उसे पॉलिश किया। ये एक आम डिबेट नहीं है, यह एक गहरी सोच है। सोच यह है कि बाबा साहब की लीगेसी, पावर और कंट्रीब्यूशन को कम करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नैतिक शक्ति जो उन्होंने संविधान में डाली है उसे मिटाने की। हर देशवासी को अपने इतिहास को बचा के रखना चाहिए। ये उस मेमोरी पर हमला है। यहाँ हमें बीएन राव के भी बारे में जान लेना चाहिए। बीएन राव एक सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस क्वालिफाइड थे। ब्रिटिश काल में आईएएस की जगह आईसीएस होता था। ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी उनका योगदान था। वो कानून की गहरी जानकारी रखते थे। वो टेक्निकल नॉलेज के एक्सपर्ट थे। दुनिया भर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। बहुत सारे जूरिस्ट से बात की जो कानून के जानकार होते हैं, उन सब से सलाह लिया और जुलाई 1946 में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1947 में बीएन राव ने अपना पहला ड्राफ्ट दे दिया, 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल में। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर नहीं थे। उनके पास कोई पॉलिटिकल सीट नहीं थी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। वो एक स्कॉलर थे, जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। अब हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जान लेना चाहिए। उन्होंने नक्शे को घर में बदला या कहें कि इमारत बनाई। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जब वर्किंग ड्राफ्ट बीएन राव ने दे दिया तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट स्टार्ट हुआ। अंबेडकर का काम एक एक प्रोविज़न को डिफेंड करना, नया प्रोविज़न ऐड करना, सबके इंटरेस्ट को सुनिश्चित करना, जमींदार, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, गरीब, मजदूर और अलग अलग धर्मों के बीच सहमति बनाना, यह अंबेडकर की जिम्मेवारी थी, बीएन राव की नहीं। 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कुछ श्रेय बीएन राव को दिया। ये उनकी महानता थी। लेकिन अंतिम में वो एक शब्द बोलते हैं, रफ ड्राफ्ट। बीएन राव ने केवल रफ ड्राफ्ट तैयार किया था, यानी कच्चा काम। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 दिनों तक चर्चा किया। बीएन राव ने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, लेकिन अंबेडकर ने उसे लिविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया। लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आना ही अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से चुने गए थे, परंतु बाद में वह सीट ईस्ट पाकिस्तान में चली गई। कांग्रेस के कई नेता उनके आने के पक्ष में नहीं थे। फिर गांधी ने पहल की। गांधी और अंबेडकर के बीच बहुत सारे मतभेद थे। फिर भी गांधी जानते थे कि अंबेडकर के बिना संविधान अधूरा रह जाएगा। यह गांधी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। गांधी ने कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि अंबेडकर के बिना गरीब और वंचित वर्गों की आवाज़ दब जाएगी
और संविधान को वैधता नहीं मिलेगी। अंततः सभी लोग सहमत हो गए और इसके बाद अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पुनः निर्वाचित कराया गया। इसके बाद अंबेडकर ने संविधान में आत्मा फूंक दी और भारत के लोगों के लिए एक जीवंत दस्तावेज तैयार किया जो सभी के साथ न्याय सुनिश्चित करता है। जैसा कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, मेक इट ए पनिशेबल ऑफेंस, इंश्योर इक्वलिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, विजन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, गाइडलाइन फॉर पब्लिक पॉलिसी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन था क्योंकि जो सदियों से पिछड़े थे उनको अवसर मिले। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य टीटी कृष्णाचारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उस दौर में संविधान सभा के कई सदस्य बीमार थे, कई ने इस्तीफा दे दिया था, कुछ दूर थे और ऐसे समय में पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग का भार अकेले डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया था। वास्तव में जब राष्ट्र का भविष्य लिखा जा रहा था तब अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना बनकर कलम चला रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर केवल कानून के आर्किटेक्ट नहीं थे, वे भारत के मोरल आर्किटेक्ट थे। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा बल्कि राष्ट्र के उपदेश, नेशनल पर्पस को दिशा दी और संविधान की संरचना में न्याय की आत्मा भरी। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में एक बहुत ही सशक्त नैतिक वक्तव्य दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है और व्यर्थ है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। अर्थात यदि समाज में छुआछूत मौजूद हो, अमीरी गरीबी की भारी खाई हो, सामाजिक असमानता हो, तो सिर्फ वोट देने का अधिकार लोकतंत्र नहीं कहलाता। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं और श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। पहले मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन अंबेडकर ने इसे घटाकर 8 घंटे कर दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिकारों की नींव रखी, जैसे सामान्य वेतन का अधिकार, मैटरनिटी लीव, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, तलाक और विवाह में सम्मान अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने यह सुधार सिर्फ किसी एक समुदाय की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी महिलाओं के लिए किया। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन जातिवाद और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों को चुनौती देता था। स्वयं नेहरू और पटेल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि संविधान कोई कानून की किताब नहीं बल्कि जीवन को बदलने का माध्यम है। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय, आरक्षण, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन 5 सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नींव बनाया। सोचिए, यदि BN राव ने संविधान लिखा होता उसमें यह मानवतावादी आत्मा कहाँ से आता। मानव मूल्य, सामाजिक न्याय और नैतिक दृष्टि यह अंबेडकर की ही देन है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद आखिर संविधान रिविजनिज्म की क्या ज़रूरत है? क्या यह महज एक संयोग है? नहीं, यह जानबूझ करके फैलाया गया एक फेक नैरेटिव है ताकि दलित एजेंसी को कमज़ोर किया जा सके। दलित एजेंसी का मतलब पावर, कंट्रीब्यूशन और डोमिनेंस। इसी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए यह नैरेटिव गढ़ा गया और फैलाया जा रहा है। जब सामाजिक न्याय आधारित राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का उदय हुआ तो वह मूलतः डॉक्टर अंबेडकर की लीगेसी और विचारधारा पर ही आधारित था। लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम, करुणानिधि और मायावती जैसे तमाम नेता उभरे और इनके माध्यम से गरीब, शोषित, वंचित तबकों की आवाज़ मजबूत हुई। आज इस देश में गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज का कोई भी नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो, चाहे सत्ता के केंद्र में ही क्यों ना बैठा हो,
उसकी पूरी वैधता, उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी नैतिक पूंजी डॉक्टर अंबेडकर की लीगेसी से आती है। यह अंबेडकर की ही देन है कि आज झोपड़ी की आवाज़ संसद तक पहुंच रही है। इसी राजनीतिक चेतना और मजबूत होता शोषित वंचित समाज को कमज़ोर करने के लिए आज डॉक्टर अंबेडकर को निशाना बनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया को संरक्षण पूंजीपति समर्थित वर्तमान सत्ता से मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को केंद्र में रहकर असल टारगेट गरीब, शोषित और वंचित वर्गों की प्रभावशाली राजनीति को समाप्त करना है और सामाजिक न्याय की संस्था को कमज़ोर करना है। क्योंकि जब मंडल आयोग लागू हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर की सोच और मिशन नए रूप में पुनर्जीवित हुआ। सत्ता पहली बार गांव, खेत, दलित बस्ती, मजदूर और झोपड़ी तक पहुंची। आज ऐसे तमाम लोग हैं जो अंबेडकर को माला पहनाएंगे, उनकी तुलना भगवान से कर देंगे, लेकिन उनके संघर्ष, विचार, दर्शन और उनकी टेक्निकल समझ को आपसे छिपा देंगे। इतिहास में कई महान दार्शनिकों के साथ यही हुआ है। उन्हें पूजने की संस्कृति तो बनी, पर उन्हें समझने और लागू करने की संस्कृति नहीं बन पाई। भारत के लोगों को अंबेडकर को पूजने से अधिक उन्हें समझने की ज़रूरत है और यह याद रखने की ज़रूरत है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सोच, दृष्टि और संघर्षों का परिणाम है, जो इस देश के हर नागरिकों के लिए न्याय, समानता और गरिमा का प्रतीक है। यहाँ हमें एक चीज़ समझनी होगी, जो लोग संविधान निर्माण का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह BN राव को देते हैं, उनके तर्क के हिसाब से कश्मीर से धारा 370 हटने का श्रेय मोदी जी को नहीं, उनके किसी सलाहकार को दे देना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम ऐसी विषयों पर चर्चा कर सकें।